Hello class 9th. Today we are going to study chapter number 13, why do we fall ill, in part 2. In part 2 we study about the infectious diseases, which type of infectious agents are there, which causes the infectious diseases. Okay, so let we know. Organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. Some of them are viruses and bacteria, some are fungi, some are single-celled animals or protozoans. Some diseases are also called as multicellular organisms such as worms of different types. Okay, and common examples of diseases caused by viruses are the common cold, influenza, dengue fever, AIDS. Diseases like typhoid fever, cholera, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. Protozoan microbes cause many familiar diseases such as malaria and Kala-Azar. Intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में जो इन्वॉल्व होता है उसमें डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एनिमल्स एंड स्मॉलर माइक्रोसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट डिजीज़ को कॉज कर। अब आता है बच्चों कि यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर अटैक करते हैं उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया गया सार्स वायरस, ये वायरस है जो कि आपको सबको पता ही होगा कि जो सार्स एक बीमारी है जिसको आप लोग सभी बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिंड्रोमल डिजीज़। तो इसमें इस बीमारी को फैलाने वाला ये वायरस है। ऐसे ही लेशमानिया डोनोवनाई एक प्रोटोजोन होता है जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकाई ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरस नाम का इन्फेक्शन कॉज करता है। और इस तरीके से ट्रैपाइनोसोमा गैम्बियंस ये एक प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ऐसे ही एडल्ट राउंड वर्म एस्कैरिस है ना, ये वर्म इन्फेस्टेशन कॉज करता है। अब आता है नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं वो वायरस से फैलती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कोराइजा, डेंगू फीवर, एड्स। बहुत सारी जैसे टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से फैलती हैं। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, ये भी कुछ जैसे कि माइक्रोब्स में जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेलियन प्लाज्मोडियम के स्पीशीज से फैलते हैं। काला जार लेशमानिया डोनोवेनाई से होता है। निमेटोड से फाइलेरियल वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो कई सारी बीमारियों के लिए ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है कि बहुत सारे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज, यानी कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाए गए हैं जो कि इनका जो बैक्टीरिया वायरसेस है इनका पाथ ब्लॉक करते हैं, मेनली बैक्टीरिया का। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के प्रोसेस को ब्लॉक करती है और सेल वॉल को भी उसको जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल को बिल्डअप होने से रोकती है। और इसी प्रकार का जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, यानी कि जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता और इस वजह से वो आगे बढ़ने में मतलब अनेबल हो जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो एंटीबायोटिक नाम की जो दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं। ठीक है, अब आता है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों को रोकती हैं। ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि वायरस के अटैक को, जैसे कोल्ड वगैरह हैं, इनके इन्फेक्शन को कम करती हैं। से साइक्लोवियर कंपाउंड आता है, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि वायरस की भी प्रिवेंट मतलब ग्रोथ को रोकते हैं या फिर कुछ हद तक प्रिवेंट कर देते हैं। अब आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब होता है मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ स्प्रेड, कि बीमारियाँ कैसे कैसे फैल सकती हैं। बीमारियों को फैलने के लिए देखिए ये थ्रू एयर फैल सकती हैं, जैसे कि किसी ने छींका, खांसा, थूका, कफ वगैरह किया, स्नीजिंग की, तो उसके थ्रू भी फैल सकती हैं बीमारियाँ। जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब एयर के थ्रू इन्फेक्शन होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि इनको हम एयरबोर्न डिजीज़ बोलते हैं क्योंकि ये एयर के थ्रू फैलती हैं।
अब दूसरी प्रकार की डिजीज़ आती हैं जो कि कह सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ में आपका क्या कहते हैं कि डायरिया हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, और एक प्रकार की ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी होती है जिसमें कि बच्चे से मिट्टी खाते छोटे छोटे तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से वो टाइफाइड वगैरह के शिकार हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से भी माउथ में के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। और जब वाटर बॉर्न या सॉइल बॉर्न डिजीज़ में आपका पोलियो भी आता है। पोलियो का वायरस भी पानी में होता है जो अटैक करता है बहुत तेज़ी से। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि वाटर के थ्रू फैलती हैं। जब कोई एक्सक्रीटा वाटर में फेंक देता है तो उससे भी हानिकारक जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उस पानी में मिल जाते हैं और उससे वो कॉलरा वगैरह है, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है। बहुत सारी बीमारियां सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। इसमें फिज़िकल कांटेक्ट जो दो लोगों के बीच में होता है, अगर वो मतलब सुरक्षित नहीं है, अनसेफ है, तो उससे भी बीमारी फैलती है। जैसे कि एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारियां हैं। ठीक है। अब आता है हैंडशेक वगैरह करने से, हग करने से, ये फिज़िकल कांटेक्ट करने से एड्स नहीं फैलता, बट सॉरी, फिज़िकल कांटेक्ट करने से तो एड्स फैलता है, बट कैसा फिजिकल कांटेक्ट, उसमें भी सेक्सुअल कांटेक्ट करने से एड्स फैलता है, और दूसरा हाथ मिलाने वगैरह से, अदर फिजिकल कांटेक्ट से एड्स नहीं फैलता है। और या फिर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, अगर हम ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट करते हैं, किसी का इन्फेक्टेड ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड में चढ़ा दिया गया, तो उस इन्फेक्टेड पीपल जिसको एड्स होगा उससे दूसरे हेल्दी व्यक्ति को भी एड्स हो जाने की संभावना है। ऐसे इन्फेक्टेड मदर होती है, अगर मदर को एड्स है तो उसके बेबी को भी, जो प्रेगनेंसी के दौरान है, उसको भी एड्स हो जाएगा। या वो अपना अपना ब्रेस्ट फीड कराती है तो भी उसको, उसके बच्चे को एड्स हो सकता है। अब आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके उनके ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई एक एजेंट जिम्मेदार ज़रूर होता है। अब आता है कि जितनी भी बीमारियां जो फैल रही हैं इनके लिए कोई ना कोई एजेंट जो जिम्मेदार होता है। इसी में जैसे कुछ ये बीमारियां होती हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू फैलती हैं। इन एनिमल्स को बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, और इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो सिक पर्सन से लेकर के पोटेंशियल होस्ट तक हो सकते हैं। बहुत सारे होस्ट ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएटरी कॉज करते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट बनते हैं, और इन्हीं को वेक्टर बोलते हैं। जो इंटरमीडिएट एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ये कारक होते हैं, जैसे कि मॉस्कीटो है। मॉस्कीटो के पेट के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो रहता है स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। तो जो मॉस्कीटो है वो क्या बना, वो बना वेक्टर। ठीक है, कारक, और उसके अंदर रहने वाला प्लाज्मोडियम हो गया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि मलेरिया कॉज करेगा। अब आता है कि जो बहुत सारी मॉस्कीटो की स्पीशीज़ होती है, फीमेल मॉस्कीटो की स्पीशीज़, इनमें हाईली न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत पड़ती है, और ये ब्लड के फॉर्म में ही अपने जितने भी मैच्योर अंडे हैं वो मॉस्कीटो के पेट में देते हैं। फिर मॉस्कीटो जो है फीड करता है मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स को, और इंक्लूडिंग अस। और इस तरीके से जो मलेरिया का मॉस्कीटो है वो जब किसी हेल्दी व्यक्ति का खून चूसेगा तो उसके अंदर अपने स्पोरोजोइट्स को डाल देगा और उससे उसको बीमारी हो जाएगी। ये छोटा सा आपको एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेथड्स का दिखाया गया, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। एयर के थ्रू कोराइजा, कॉमन कोल्ड, ये सब हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में बीमारी को ज़्यादा नहीं होती लेकिन कंटेजियस डिजीज़ हो सकती हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बीमारियाँ हो जाती है, एड्स वगैरह, और बाई फूड से कॉलरा वगैरह हो जाता है। मॉस्कीटो वगैरह से, पैथोजन से भी, टिक्स माइट से भी हो जाते हैं, रेबीज़ वगैरह। ये जैसे कोई वुल्फ है या फिर कोई मान लीजिए ये कैट है, डॉग है, ये काट ले तो उससे रेबीज हो सकता है, जो कि वायरल डिजीज़ है। अब आता है ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गेन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर बॉडी जो है वो वेरी लार्ज है, बहुत बड़ी है, और जिसमें माइक्रोब्स की अपेक्षा कोई बॉडी बहुत लार्ज है, तो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबल प्लेसेस होती है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ हैं, जिसमें कि माइक्रोब्स रह सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज होती है माइक्रोब्स की। ये सीन्स टू हैव इवॉल्व टू होम इन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज होती हैं माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में रह सकते हैं।
और इसीलिए जो है ये अपनी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एयर के थ्रू करेंगे तो नोज़ के थ्रू करेंगे या लंग्स के थ्रू करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो वायरस वगैरह जैसे हैं ये इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है, ब्रेन फीवर कॉज करता है, जापानीज मेनिंजाइटिस कॉज करता है, मलेरिया वगैरह है माइक्रोब से कॉज होते हैं, मस्किटो वगैरह से, है ना। अब आता है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी साइन और सिम्टम दिखते हैं डिजीज़ेस के, उन सबको ख़त्म करने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और हमारे अंदर दो प्रकार का इम्यूनिटी सिस्टम है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू। एक एक्टिव इम्यून सिस्टम में बहुत सारी जो है सेल्स होती है जो कि अफेक्टेड टिश्यू को किल करती हैं ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग, जो कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम एक्टिव इम्यून सिस्टम की सेल्स करती हैं। और जब ये एक्टिव इम्यूनिटी की सेल्स जो होती हैं वो इन बैक्टीरिया को मार रही होती हैं, तो उस समय जैसे जिस स्थान पर वो मारती है उसमें वहाँ पे लाल हो जाता है और वहाँ पे गर्मी होती है तो सूजन आती है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस लोकल इफेक्ट्स swelling and pain and general effects such as fever। मतलब an active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यून सिस्टम का काम, और जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब आता है कि इसीलिए हम सबको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। कि जितने ज़्यादा हमारे अंदर बॉडी में माइक्रोब्स होंगे उतनी ज़्यादा डिजीज़ जो होगी वो सीवियर होगी। इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस, बट इफ द नंबर ऑफ द सेम माइक्रोब इज़ वेरी लार्ज द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू बी थ्रेटनिंग। अगर माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा वो डिजीज़ थ्रेटनिंग होगी, फैटल कंडीशन को देने वाली होगी, यानी कि मृत्युजनक बीमारी भी हो सकती है। और जितना ही कम पैथोजन होगा, नंबर ऑफ पैथोजन, उतना ही बीमारी जो होगी वो नॉन सीरियस की तरफ जाएगी। तो इम्यून सिस्टम जो है द मेजर फैक्टर डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा हमारे अंदर उतने ही कम माइक्रोब्स जीवित होंगे। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, क्या कि हम कैसे और किस प्रकार से किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। तो वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड द अदर टू किल द कॉजेज ऑफ द डिजीज़, यानी कि दो तरीके अप्लाई किए गए। एक तो ये कहा गया है कि जो डिजीज़ का इफेक्ट है उसको कम करने की कोई दवा दी जाए, या फिर जो कॉज है डिजीज़ का, जहाँ से वो पैदा हो रही है डिजीज़, उसी कॉज को किल कर दिया जाए। तो वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, यानी कि हम सब लोग जो होते हैं वो जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने की दवा देते हैं, ना कि बीमारी को ठीक करने की। The symptoms are usually become because of inflammation। से अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इसका मतलब है वो किसी बीमारी का द्योतक हो सकता है। इनकी इन्फ्लेमेशन होना खाली एक सिम्टम है, तो हम खाली इन्फ्लेमेशन की दवा दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उसके कॉज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाउ डू वी किल माइक्रोब, हम माइक्रोब को कैसे किल सकते हैं। हम माइक्रोब को किल करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजुअल। ये सब मेडिसिन जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो ये माइक्रोब्स को किल करती हैं या उसकी तरफ सिस्ट बना लेती हैं। और इन बायोकेमिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे वायरस बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं और अपनी तरफ सिस्ट बना करके इनएक्टिव फेज में पड़े रहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ये तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट था कि हमने इसको ट्रीटमेंट करके माइक्रोब्स को हटाया। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि हम अपनी बॉडी में कुछ ऐसे वैक्सीन इंजेक्ट कराते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया या पर्टिकुलर फंगस या प्रोटोजोन हमारी बॉडी पे अटैक ना कर पाए। इसके लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। तो देयर आर 3 इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिसोप्रोट टू डीलिंग विद द इन्फेक्शन डिजीज। द फर्स्ट इज दैट वंस समवन हैज़ अ डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को ये बीमारी हुई और उसकी बॉडी के जो फंक्शन है वो डैमेज हो गया और वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया। सेकंड ये होता है कि उसने ट्रीटमेंट लिया और उसके ट्रीटमेंट ने टाइम लिया, तो उसके बाद में वो कुछ लोग उस बीमारी से सफ़र हुए और उसके बाद वो जाके थोड़े थोड़े ठीक हो गए प्रॉपर ट्रीटमेंट के। थर्ड वे होते हैं जो कि ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इन्फेक्शन डिजीज से सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ से वो सोर्स था वो
फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल, यानी कि जहाँ वो सोर्स, जहाँ से वो सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जहाँ से वो इन्फेक्शन दूसरों को हो रहा था, तो उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था इस डिफ़िकल्टी का, तो यानी कि वो उस कॉज को बंद कर देते हैं, यानी कि प्रिवेंशन करते हैं। उसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। इसका मतलब है कि सुरक्षा ही इलाज से ज़्यादा बेहतर उपाय है, तो इसीलिए उस कॉज को बंद करने के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। अब आता है कि जैसे एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं, माइक्रोब्स उसमें एयरबॉर्न होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। जैसे वाटर बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, उसको सेफ ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ सुथरा रखेंगे, पानी साफ़ सुथरा रखेंगे जो पीने का पानी होगा। इसके लिए आप माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किल करने के लिए वाटर में ट्रीटमेंट कराएंगे, वाटर में क्लोरीन की गोलियां मिलवाएंगे, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से दूर रहे इसलिए पानी को छान के पिएंगे, या पानी में कुछ क्लोरीन वगैरह क्लोरीनेशन वगैरह कराएंगे, इससे इन्वायरमेंट क्लीन होगा। और मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखवाएंगे, ठीक है। अब आता है कि इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स से फाइट करता है। वी हैव सेल दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टेड माइक्रोब। हमारे पास कुछ जैसे स्पेशल सेल्स होती हैं जिससे कि वो माइक्रोब्स को मारा जा सकता है, और वो हमारी बॉडी में फर्दर एक्शन करती हैं टाइम टू टाइम, और इन माइक्रोब्स के अंदर एंटर करके उनकी बॉडी को किल कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को मार करके बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दे आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। हमारे पास इन्फेक्शन से दूर करने के लिए क्या होता है, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इससे हमारे इम्यून सिस्टम में एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी है कि वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। उसके लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम होता है उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम है जिससे कि इन्फेक्शन को किल करने से पहले ही उसको होने ना दिया जाए, उसके लिए उस पर पूरी तरह रोकथाम लगाई जाए। इसके लिए इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, देखिए, इम्यूनाइजेशन ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम समटाइम्स डिलिबरेटली रब्ड द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। बहुत साल पहले क्या होता था, एडवर्ड जेनर ने कि इंग्लिश फिजिशियन थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी और इन्होंने काउपॉक्स की मेडिसिन बनाई, और काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए एक वैक्सीन डेवलप किया था जेनर ने, पॉक्स वैक्सीन। और इन्हीं के नाम पर ये जो है पॉक्स वैक्सीन जो है बहुत फेमस हुआ था। काउपॉक्स का वैक का नाम रखा था, और इस तरीके से जो है इन्होंने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था। और उसके थ्रू क्या हुआ कि जब भी ये वैक्सीन लगा दिया गया तो दोबारा से जो है जिस व्यक्ति को लगा होता था उसको स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन है ये अप्लाई करके हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को, पहले से वो हुई ना बीमारियां, इसके लिए हम अपने आप बचाव कर सकते हैं। तो दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज। यानी कि हमारे अंदर वो बीमारी ना पनपे, इसके लिए हम पहले से ही उसका प्रिवेंशन रखने के लिए अपने अंदर वैक्सीनेशन कराते हैं, और उसके लिए हम पर्टिकुलर वैक्सीन लगाते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, ओके। अब इसके लिए जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वैक्सीन है, टिटनस का, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, ये सब डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू अर्ली चाइल्डहुड होता है बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी के में वैक्सीनेशन किया जाता है, और उससे जो है बहुत सारी प्रकार की जो घातक बीमारियां होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा की जा सकती है। तो बच्चों ये चैप्टर अब फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और अब आगे देखते हैं क्या है, आगे आपका मैं प्रोजेक्ट कराऊंगी बच्चों। तब तक के लिए प्लीज़ गुड बाय, और आप सब्सक्राइब माई करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।